Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video in the series of the history of English literature. The last video was about the Anglo-Normans. Anglo-Saxon से इंग्लैंड के लिटरेचर का स्टार्ट होता है और इसके बाद आते हैं नॉर्मन्स, जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है या फिर मिडल इंग्लिश कहते हैं जिसे। और ये मिडल इंग्लिश स्टार्ट कब से होता है? ये मिडल इंग्लिश जो पीरियड स्टार्ट होता है 1066 से और एंड होता है 1558 तक। 500 सालों पर मुहित जो है इस पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, बिफोर चौसर जिसे हम एंग्लो नॉर्मन का पीरियड भी जो है वो कह सकते हैं, देन एज ऑफ चौसर एंड देन आफ्टर चौसर। ये तीन जो है 3 हिस्सों में हमने जो है मिडल इंग्लिश को डिवाइड किया है, जिसमें से हम बिफोर चौसर वी हैव डन। टुडे वी आर गोइंग टू डू एज ऑफ चौसर, और आफ्टर चौसर जो है जिसे एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो है वो एज ऑफ मिडल इंग्लिश का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, एज ऑफ चौसर, जो कि 1340 से 1400 तक जो है वो माना जाता है कि एज ऑफ चौसर का जो है वो टोटल टाइम पीरियड ये है। तो सबसे पहले हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करते हैं इस एज का। द एज ऑफ चौसर बिगिंस विद द पोइट्स बर्थ इन 1340। जो एज ऑफ चौसर है वो किससे शुरू होती है? पोइट्स की बर्थ से, यानी कि जो शायर है उसकी पैदाइश से शुरू होती है और उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ये शायर जो है वो चौसर को कहा जा रहा है कि एज ऑफ चौसर चौसर की पैदाइश से शुरू होती है और जैसे ही जो है उसकी डेथ होती है तो एज ऑफ चौसर भी ख़त्म हो जाती है। इस एज का, इस पीरियड का जो स्टार्ट होता है वो बहुत शानदार होता है, क्योंकि किंग एडवर्ड थर्ड की सरबराही में जो है इंग्लैंड ने मुअत्तद जंगें जीती। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिडल एज वाज ब्रिलियंट इन इंग्लैंड, बहुत शानदार था। अब होता क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 100 साल जंग छिड़ जाती है, जिसकी डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब ये 100 साल जंग, जिसे 100 ईयर वॉर भी कहते हैं, ये 1337 में शुरू होती है। अब इस वॉर के साथ ही जो है जो है वो छोटी मोटी जंगें होती रहीं, और इस तरह क्या होता है कि इंग्लैंड ने जो है वो फ्रांस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जो है वो फ्रांस ने जो है इंग्लैंड पे कब्ज़ा किया, इंग्लैंड ने वो सब वापस लिया और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ, ये नौबत आ पहुंची कि इंग्लैंड जो है फ्रांस के 1/3 पार्ट पर जो है वो काबिज़ हो गया। जो भी फ्रांस ने इन्वेड किया था वो जो है वो सब वापस ले लिया। अब इससे क्या होता है, अब ये वजह बनती है कि नॉर्मन फ्रेंच ज़ुबान जो है वो ख़त्म हो जाती है। इससे नॉर्मन फ्रेंच ज़ुबान को ख़त्म कर दिया जाता है और आम कौमी ज़ुबान का इत्तिका होता है। और ये आम कौमी ज़ुबान कौन सी होती है? ये इंग्लिश ज़ुबान होती है। अब जो है अगर हम रिलीजियस कंडीशन की बात करें, देन एट दैट टाइम चर्च वाज वेरी करप्ट। चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। इस वक्त पोप को हेड ऑफ़ द चर्च कहा जाता था। इन दिनों चर्च बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब जो है पोप क्या करता था, हर साल इंग्लैंड से एक भारी रकम वसूल करता था दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर। अब ड्यूरिंग द मिडल एजेस द रोमन कैथोलिक चर्च वाज ग्रोइंग करप्ट। द क्लर्जी एंड पोप्स वर कंसर्न विद पावर एंड मनी। अब जितने भी जो है वो पोप थे, पादरी थे, जो भी रिलीजियस जो है वो फिगर था, वो किस में जो है इन्वॉल्व था, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है उसके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो उसके पास। अब जो चौसर ने जो है प्रायरस का जो करैक्टर दिखाया है, जो कैंटरबरी टेल्स में जो रिलीजियस करैक्टर्स दिखाए हैं, उनमें कोई भी करैक्टर ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो ऑनेस्टली। कोई भी ऐसा करैक्टर नहीं था। तो चौसर की जो कैंटरबरी टेल है वो हकीकी तस्वीर पेश करती है उस वक्त इंग्लैंड की। सिर्फ एक आधा करैक्टर था जो
कैंटरबरी टेल में दिखाया गया। और कैंटरबरी टेल जो है वो ट्रू पिक्चर जो है वो सोसाइटी की पेश करती है। देन जो है अगर हम बात करें इंग्लैंड की ट्रेड की, इंडस्ट्री की, इकोनॉमिकल कंडीशंस की, देन एट दैट टाइम ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाज इन अ फ्लरिशिंग स्टेज। सनत और ज़राअत में खातिर जो है वो तरक्की हो रही थी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा वसी हो गई थी, जिसकी वजह से जो ताजर तबका था वो बहुत अमीर हो गया। यहाँ तक कि कुछ मर्चेंट इतने पावरफुल हो गए थे कि किंग को कोई भी मशवरा करने से पहले मर्चेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता था। दिस एज ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब इस एज में क्या होता है, जो दरमियानी तबका था आहिस्ता आहिस्ता वो भी माशरे में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहा था। ऐसा पहले होता था कि किंग और जो है मतलब मौजूद शहरी के पास ही पावर और वेल्थ होती थी, लेकिन जो मिडिल क्लास थे वो भी अब इस एज में अमीर और ताकतवर जो है वो हो रही थी, मिडिल क्लास भी। और ये मिडिल क्लास में कौन कौन आता है, लॉयर, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, मर्चेंट्स, ये सारे जो है वो मिडिल क्लास में आते हैं। चलें जी, अब अगर हम बात करें लॉ की, देन इन एज ऑफ चौसर पार्लियामेंट का इफ्तिताह होता है, ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। एज ऑफ चौसर में पार्लियामेंट का इफ्तिताह होता है 1363 में, और इस एज में पार्लियामेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इवन इसने बादशाह के इख्तियार पर भी मौद्रिद पाबंदियाँ लगा दी थी। पहले ऐसा नहीं था, पहले सुप्रीम पावर जो है वो किंग की होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब होता क्या है कि मिडिवल एज में इल्म हासिल करना, सीखना, सिखाना सब कुछ इस वक्त के जो चर्च के पादरी होते थे उनके हाथ में था। क्योंकि अगर हम इंग्लिश पीपल की हिस्ट्री की बात करें तो वो तो पढ़ना लिखना जानते ही ना थे। उन्होंने तो जो कुछ भी सीखा पादरियों से सीखा। बट नाउ इन दिस एज द यूनिवर्सिटीज़ हैड बिकम सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। इस एज में यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सीखने का मरकज़ बन गई, और बहुत सारी लो क्लास के लोग और जो है मतलब लो क्लास के लोग पढ़ लिख कर आला मकाम पर पहुँचे, जिसमें से जो चौसर्स का क्लर्क है, यानी कि चौसर्स ने कैंटरबरी टेल में जो क्लर्क का करैक्टर पेश किया है वो इसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब इस एज में अगर हम रोल ऑफ वुमेन की बात करें कि रोल ऑफ वुमेन क्या था, इस एज में इस सोसाइटी में औरत का कोई मकाम नहीं था। वुमेन हैड नो स्पेशल पोजीशन इन दिस सोसाइटी। और इस वक्त जो है वो चर्च का कहना था कि औरत सिर्फ फितने का एक ज़रिया है, तो औरत का कोई जो है उस एट दैट टाइम कोई मकाम नहीं था। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंग्लैंड ने फ्रांस के ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगें जीती, और यहाँ तक कि इंग्लैंड के पास जो है वो फ्रांस का 1/3 जो है वो पार्ट पर कब्ज़ा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड ने जितना भी इन्वेड किया सब इसके हाथ से चला गया। बाय 1369 द फॉर्चून्स ऑफ इंग्लैंड बिगिन टू डिक्लाइन। यहाँ तक कि इंग्लैंड को जो है ये डर पड़ जाता है कि कहीं फ्रेंच पीपल फ्रांस जो है वो दोबारा इंग्लैंड पे जो है वो कब्ज़ा ही ना कर लें। सो अभी तक हमने एज ऑफ चौसर का हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया है। चलें अब हम जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इन्हें याद रखना है। सो द फर्स्ट वन इज़ 100 Years War, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। 100 Year War वॉज फॉट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। जो 100 Year War थी वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो लड़ी जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 100 साल जंग होती है। एक्चुअली 100 साल तक ये जंग जारी रही, लेकिन ये 100 Year वॉर के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं था कि ये मुसलसल जंग होती रही, कभी किसी बात पे जंग हो गई फिर रुक गई, ऐसा जो है वो 100 साल तक चलता रहा।
अब सवाल ये होता है कि वॉर जो है, ये जो 100 ईयर वॉर है, ये क्यों हुई? वाई डिड दिस 100 ईयर वॉर बिगिन? अब ये वॉर शुरू होती है, जंग शुरू होती है तख्तो ताज को लेकर कि हु विल बी द किंग ऑफ फ्रांस. So next historical event that is also very important, ब्लैक डेथ. ये एक जो है वबा थी, एक प्लेग थी. जिस तरह आजकल हमारे कोरोना वायरस चल रहा है, एट दैट टाइम ये जो है इसी तरह की एक बीमारी थी. और ये 1 साल तक जो है ये प्लेग चला था, 1348 टू 1349. एंड देन फिर ये जो है अगेन ये प्लेग जो है वो रीअपेयर होती है 1362, 1367, 1370. अब होता क्या है कि इस वबा से 1 साल के अंदर ही तकरीबन 30 से 60% पॉपुलेशन मर गई थी. यूरोप की ये इतनी बड़ी तबाही थी कि इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 450 मिलियन थी, लेकिन ब्लैक डेथ के बाद घटकर जो है वो 352 टू 375 मिलियन रह गई थी. अब पूरी दुनिया को 200 साल लग गए थे वापस 450 मिलियन पॉपुलेशन करने में. ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था. So next historical event is peasant revolt. peasant यानी किसान. peasant का मतलब है किसान, और इन किसानों का लीडर था टाइलर. In 1381, 30 years after the Black Death, 1381 में ब्लैक डेथ के बाद, ब्लैक डेथ के कोई 35 सालों बाद जो है वो ये पीजेंट रिवॉल्ट जो है होती है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन जो है इस वबा का शिकार होती है, ब्लैक डेथ का जो है वो शिकार होती है और मर जाती है. अब होता क्या है कि बहुत कम लोग रह जाते हैं ज़मीनों पे काम करने के लिए. काम ज़्यादा था और उजरत जो है वो कम थी. सो जो बाकी किसान थे इन्होंने डिमांड करना शुरू की और बगावत में ये पीजेंट रिवॉल्ट सामने आती है, जिसे आज की ज़ुबान में आप धरना भी कह सकते हैं. और इसका जो है जो लीडर था ही वॉज टाइलर, जिसने जो है इसको प्रोसीड किया था. चलें, आप जो है ये सारा इट वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल इवेंट्स. अब हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर के लिटरेचर की, चौसर के वर्क की बात करते हैं. चौसर्स वर्क्स फॉल इनटू 3 पीरियड्स. अब अगर हम चौसर की वर्क की बात करें तो चौसर का जो वर्क है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड. चौसर की जो स्टार्टिंग राइटिंग है वो फ्रेंच से स्टार्ट होती है. यानी चौसर ने सबसे पहले की जो राइटिंग है वो जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा. फिर चौसर ने इटालियन लैंग्वेज में लिखा और सबसे आखिर में चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें फ्रेंच पीरियड की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है रोमन दी ला रासा. ये एक फ्रेंच वर्क है जिसकी चौसर ने ट्रांसलेशन की है. देन सेकंड, द बुक ऑफ डचेस. इसको जो है द डेथ ऑफ ब्लाउंस भी कहा जाता है. ये डेथ ऑफ ब्लाउंस के नाम से भी जानी जाती है. ये चौसर का सेकंड जो है वो फ्रेंच वर्क है, याद रखेगा. देन थर्ड बहुत मोस्ट फेमस जो सामने आती है, ABC अ प्रेयर टू द वर्जन. ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है और चौसर ने लिखे, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. चलें आगे डिस्कस करते हैं चौसर के इटालियन वर्क को. चौसर जो है वो इटली के 3 मेजर राइटर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेसियो, पेट्रार्क एंड डेंटे. इनके साथ साथ चौसर को रिनाइसेंस ने भी इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि इटली में रिनाइसेंस का स्टार्ट हो गया था. चौसर का जो इटालियन वर्क है उसमें सबसे पहले आता है द हाउस ऑफ फेम.
Then second one is the Parliament of Fools. Then Aurelius and Crusade. अब माना ये जाता है कि जो है जो सबसे पहला वर्क है वो कोई और है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, बट चौसर ने जो सबसे पहले इटालियन वर्क लिखा दैट वाज द हाउस ऑफ फेम। अब आता है इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड में जो है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल। द कैंटरबरी टेल चौसर के इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करती है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स, ये इंग्लिश पीरियड के जो है चौसर के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी डिटेल जो है हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम जब बात करते हैं एज ऑफ चौसर की, तो चौसर के अलावा भी राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनमें सबसे पहले आते हैं जॉन गोवर। इन्होंने मिडल एज के पादरियों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि एट दैट टाइम कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। दे वर बिजी इन मनी मेकिंग एंड दे जस्ट वांटेड टू गेट पावर, मनी एंड इस दौरान जॉन गोवर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं चर्च को और क्रिटिसिज्म इनका बहुत हार्श होता था। इनकी जो है जो फेमस पोइम है, जो मेजर जो फेमस वर्क है दैट इज़ कन्फेशन अमेंटस, जो कि बहुत लॉन्ग पोइम है और मुकालमे की सूरत में मौजूद है। चौसर ने भी पादरियों को क्रिटिसाइज़ किया लेकिन उसका क्रिटिसाइज़ बहुत लाइट सा था, लेकिन गोवर का जो क्रिटिसिज्म होता था वो बहुत भारी होता था, बहुत हार्श होता था और सीधे सीधे लफ्ज़ों में वो जो है वो अटैक कर रहे होते थे चर्च को, रिलीजन को। देन नेक्स्ट जो है जो पोइट आते हैं दैट इज़ विलियम लैंगलन एंड मिडल एज के बेहतरीन पोइट्स में से ये एक हैं और इनका जो मेजर वर्क है दैट इज़ अ विजन ऑफ पायर्स द प्लूमैन। इस पोइम में जो है करप्ट रिलीजियस ड्यूटीज़ पर सटायर किया गया है, इसलिए इसे सटारिकल जो है सटारिक पोइट भी कहा जाता है। और आखिर में आते हैं जॉन वाइक्लिफ जो कि लॉलर मूवमेंट के जो है वो पायनियर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट था और क्या कहते हैं चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट था और जो जॉन वाइक्लिफ है इनको जो है मतलब ये फिर एक मूवमेंट लेके आते हैं लॉलर मूवमेंट, ताकि जो करप्शन है चर्च में वो ख़त्म की जा सके। अब जॉन वाइक्लिफ ने जो है बाइबल की ट्रांसलेशन भी की है फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। अब लैटिन जो है इंग्लिश की नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, तो बाइबल का जो मैसेज था, जो पैगाम था वो ठीक से समझ नहीं पाते थे। अब जब इसकी ट्रांसलेशन की जॉन वाइक्लिफ ने, ताकि जो बाइबल का मैसेज है, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आम लोगों को भी समझ आ सकें और वो भी समझकर पढ़ सकें। इट वॉज़ ऑल अबाउट 14th सेंचुरी लिटरेचर। अब अगर हम बात करें 15th सेंचुरी लिटरेचर की, तो ये पूरा चौसर की कॉपी करने में गुजरा। जिस तरह शेक्सपियर के बाद ड्रामा डिक्लाइन हुआ, इसी तरह चौसर के बाद कोई भी ऐसा पोइट नहीं आया जिसने कोई ओरिजिनल वर्क लिखा हो। कॉपी करने वाले पोइट्स में से एक अहम पोइट है जॉन लेजेट और उसके बाद सिर्फ एक प्रोज राइटर था जिसका वर्क जो है ओरिजिनल जो है वो देखा गया, एंड ही इज़ थॉमस मैलोरी। ये वो वाहिद प्रोज राइटर है जिसने किसी को कॉपी नहीं किया। 15th सेंचुरी तो इस तरह था, लिटरेचर में कोई ओरिजिनल वर्क नहीं, एक रेगिस्तान की तरह ये तो साबित हुआ कि इसमें कोई भी जो है कोई भी ओरिजिनल किसी भी पोइट ने, किसी राइटर ने जो है कि अपनी क्रिएटिविटी सामने लेके आया हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।